दोस्तों, आज हम अपनी अगली कड़ी में ही 28 मार्च 2016 का शिफ्ट नंबर 2 में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। कल की तरह ही कल थोड़ा सा हो सकता था आपको स्पीड थोड़ी आपको ज़्यादा लगी हो, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा फास्ट लगा हो, लेकिन आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज मैं बहुत आराम से चलने वाला हूँ, समझा के चलने वाला हूँ। ठीक है, हम सारे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हमें कब क्या करना है, किस क्वेश्चन में कैसी अप्रोच लगानी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 का। यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। मुझे दिया गया है दोस्तों कि प्रिंसिपल मुझे दिया गया है, मूलधन मुझे दिया गया है 1,25,000, रेट मुझे दिया गया है 8% वार्षिक और समय दिया गया है 2 वर्ष का। मुझे मिश्र धन पूछा गया है 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों, मैंने कहा है जब तक आपको कहा ना जाए कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है तब तक आप उसको साधारण ब्याज मानकर ही सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। टाइम हमको दिया है 2 साल का, आर हमको दिया 8%। तो दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है कि पर ईयर पे इक्वल ब्याज हमको दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो हमको ब्याज दिया जाता है नेक्स्ट ईयर पे उस ब्याज पे भी ब्याज हमको देना पड़ता है। तो थोड़ा सा अंतर होता है बस इसमें। आपको क्या करना है, सीधी अप्रोच लगानी है। एसआई का क्वेश्चन कभी भी आए, आपको क्या आर इंटू टाइम जो परसेंट निकल के आएगा यही हमारा एसआई होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं देखूंगा 8% मेरी रेट ऑफ परसेंटेज है और टाइम है मेरा 2 ईयर का। अगर मैं देखूं तो 16% मुझको कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 2 साल के एंड में। अगर 2 साल के एंड में 16% ब्याज मिलेगा दोस्तों, और अगर मैं बात करूं 100% अगर मेरे पास मूलधन हो और 16% अगर मुझको ब्याज मिले तो क्या 116% मुझको क्या 2 साल के बाद मिश्रधन मिलने वाला है। तो मुझे सिर्फ 116% से मतलब है, वो भी किसका, मूलधन का 116% अगर मैं निकाल देता हूं दोस्तों तो सीधे मैं मिश्र धन पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर छोटी सी बात आती है कैलकुलेशन की दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा इसको, देन मैं इस पे जाऊंगा। अब इसको कैलकुलेट ना करके मैं डिजिटल सम पे जाऊंगा। डिजिटल सम क्या कहलाता है दोस्तों, एक कैलकुलेशन को थोड़ा मिनिमाइज करने का एक छोटा सा तरीका है। उसमें आपको क्या करना होता है, पूरे डिजिट को एक डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। उसके जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके एक डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। मैं इसमें करूँगा 5 और 2 7 और 1 8, और जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 8 आया यहाँ से मैं चेक करूँगा 6 1 7 और 1 8, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 64। देन फिर मैं इसको एक नंबर में चेंज करूँगा तो 6 और 4 10 हो गया, और 10 को फिर एक नंबर में चेंज करूँगा, मेरा आया डिजिटल सम इसका 1। अब मैं ऑप्शन से जाऊँगा, किस ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 1 है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 5 4 9 और 8 और 8 9, 9 और 9 हो गया 18, 18 जो मिल करके फिर मेरे पास बनाएगा 9। इसका नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन इस पे जाऊंगा, इसका डिजिटल सम 2 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पे जाऊंगा 5 4 9 और 1 10, 10 का फिर 1 बनेगा, इसका डिजिटल सम 1 है, ऑप्शन मेरा हो सकता है ये। इस पे जाऊंगा 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 1 17, इसका डिजिटल सम 8 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने देखा बिना कैलकुलेशन के भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता था। बाकी आप सीधे कैलकुलेट भी कर सकते थे, 1250 की गुणा आप 116 में सीधे करेंगे तब भी आपको 1,45,000 ही आपका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है मुझे, वो समकोण त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जो कि पी क्यू आर, क्यू मेरा 90 डिग्री है और दिया है पी क्यू मुझे दिया है 6, क्यू आर दिया मुझे 8, मुझसे पी आर पूछा है दोस्तों। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट 8 6 और 10 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो सीधे सीधे ये 10 होगी, बाकी पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, पी आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा 36 प्लस 84 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा वेन डायग्राम पे है। कह रहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं,
और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 50 हैं, जिसमें राइट हैंड से लिखने वाले, दाएं हाथ से लिखने वाले मेरे पास 18 हैं। मैं एक दाएं हाथ का एक सर्किल बनाऊंगा और एक बनाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का। तो दाएं हाथ से मेरे पास 18 लिखने वाले हैं, बाएं हाथ से 26 लिखने वाले हैं, और जो 2 हैं वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो क्या इसमें आएंगे, जो कि दोनों में इंटरलॉक हो रहा है, उसमें आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ लिखने वाले व्यक्ति देखूंगा जो सिर्फ लिख सकते हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ से 18 ये, 26 ये, और ये 2 क्या 18 के साथ भी काउंट हो गया है और 26 के साथ भी काउंट हो गया। तो इसको एक बार काउंट करने के लिए मैं 2 को माइनस कर दूंगा। देन मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 8 और 6 14, 14 में से 2 गया, 12 बचे, हासिल 1, और 1 और 2 3 और 1 4, तो 42 आया मेरे पास। टोटल थे 50 और 42 ऐसे बंदे थे जो लिख सकते थे, नो मैटर कि वो दाएं हाथ से लिख सकते थे बाएं हाथ से, पर लेकिन लिख सकते थे। अब मुझसे पूछा गया है ऐसे कितने हैं जो लिख नहीं सकते। तो जब 42 लिख सकते थे तो ना लिखने वाले कितने होंगे? 50 माइनस 42, आंसर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का है, वेन डायग्राम का है। कह रहा है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। तो दोस्तों मैं दूध का बनाऊंगा, मिल्क मैंने ले लिया और एक मैंने टी ले ली, जो कि 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र दूध पीते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है दोस्तों, अगर यहाँ पर आप मतलब तीनों का एक ही नेचर होना चाहिए, या तो आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो मैंने देखा यहाँ पीने वाले थे, इसमें भी पीने वाले थे, लेकिन यहाँ मुझे दे रहा है 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर मुझे आना चाहिए पीने वाले। तो 8 छात्र जब कुछ भी नहीं पीते हैं, टोटल 54 है, तो 8 कुछ भी नहीं पीते हैं, तो कुछ ना कुछ पीने वाले कितने छात्र होंगे? 46 होंगे। तो यहाँ मेरा 46 आएगा। तो ये मेरा एक सेम नेचर का हो गया कि कुछ ना कुछ पीने वाले छात्र हैं ये। तो अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व करूं, तो 24, 28 और ये अगर प्लस करता हूं तो 8 और 4 12, 1 5 52, इसमें से क्या 46 2 बार काउंट हो गया, उसको मैं एक बार माइनस कर दूंगा। 12 में से 6 गए तो 6। अब ये मेरा नंबर आया जो कुछ ना कुछ पीते हैं, और यही मुझसे पूछा गया है कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 4 किलोमीटर की दूरी आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आपसे पूछा है औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड पूछा है। तो दोस्तों एवरेज स्पीड के लिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाएं कि टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल टाइम। तो टोटल दूरी दोस्तों कितनी है? 8 एक बार में किया है, अगली बार में 4 किया है। अगर समय की बात करूं, जब वो 8 दूरी तय करेगा तो समय उसको कितना लग जाएगा? 8/15 लग जाएगा। अब जब 4 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो समय कितना लग जाएगा उसे? 4/20, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 8/15 प्लस 4/20। अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 12 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 चौका 60 और 8 चौक 32, 20 तियाँ 60, 4 तियाँ 12। ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास में 12 × 60, और 32 और 12 हो जाएगा मेरे पास 44। 32 और 12 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 44। मैं इसको सॉल्व करूँगा, 4 से काटूँगा 4 तियाँ 12 और 4 से काटूँगा 11 बार जाएगा, तो 100, तो 6 तियाँ 18, 180/11। इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 11 एकम 11 बचा मेरे पास में 7, 70 हो गया। 11 छंगा 66, 16 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा। अभी 2 ऑप्शन है 16 पॉइंट करके, तो यहाँ से मेरे पास बचाता क्या? 4 बचाता, पॉइंट लगा लूँगा, 40 हो जाएगा। फिर 3 बार जाएगा तो 16.36 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी दोस्तों। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों अगर 100 रुपये वाली चीज़ है और उसको 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 120 रुपये में बेच रहा है।
दूसरी बात, अगर आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/5, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो होता है ये क्रयमूल्य होता है मेरे पास, और अगर मैं प्रॉफिट की बना रहा हूँ तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहीं पर 20% हानि होती तो ये हानि हो जाती। तो 5 रुपये वाली चीज़ एक प्रॉफिट पे बेची जा रही है, मतलब 6 रुपये में बेची जा रही है। 6 की वैल्यू मुझको कितनी दे रखी है सवाल में, 1440 दे रखी है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो 6 की वैल्यू 1440, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1440/6 इंटू 5। 6 से डिवाइड करूँगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, और 24 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 120, और 1 जीरो 1200 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 0.4x इज इक्वल टू है 0.608, तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, 3x ये है और 0.04x ये है। तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो 3 प्लस 0.04 अगर इसमें ऐड करूँगा तो आएगा मेरा 3.04। तो यहाँ पर 3.04x आ जाएगा 0.068। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, थोड़े से ही इसमें जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत ही इसमें क्लोज ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिर्फ पॉइंट का ही खेल है। तो दोस्तों बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। पॉइंट हटाऊंगा, इधर पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 3 अंक है पॉइंट के बाद, नीचे 2 अंक है, तो इनको इक्वल करूँगा, 1 जीरो लगाऊंगा इसके आगे। अब इसको अगर कैंसिल आउट करूँगा तो 304 से 608 मेरा 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। मेरा ऑप्शन आया 2/10, जिसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ। ये मेरा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो दोस्तों परिमाप होता है 2l + b इज इक्वल टू 24। मुझे दिया है लंबाई l इजकल टू 2b दिया है मुझे, तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो l + b इजकल टू 12 आ जाएगा। l की जगह मैं 2b रखूँगा तो यहाँ पर 2b + b इजकल टू 12, 3b इजकल टू 12, तो b इजकल टू आ गया 4। अगर b मतलब चौड़ाई मेरे पास 4 आ गई तो l क्या 8 हो जाएगी। दोस्तों मुझसे पूछा है एरिया क्या हो गया, एरिया l इंटू b होता है, तो 8 इंटू 4 मेरे पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि मुझे परसेंटेज में दे रखा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, पाई चार्ट में ये जो बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको ये परसेंटेज में दे रखा है डाटा या डिग्री में दे रखा है। अगर परसेंटेज में दे रखा है तो आपको बेस 100 मानना होता है, और डिग्री में दे रखा होता है तो बेस आपको 360 मानना होता है। तो इसमें आप परसेंटेज है तो बेस में 100 ही मानूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। तो गिटार कितने बजा रहे हैं दोस्तों, 25 बजा रहे हैं, 25% बजा रहे हैं। इसका अनुपात मुझे निकालना है वायलिन बजाने वाला, वायलिन 16 बजा रहे हैं, 16% बजा रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दो तो 25 इजकल टू 16 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 30, जो कि कह रहा है कि यदि कुल छात्र 300 हैं तब तबला बजाने वालों व बीड़ा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। तो दोस्तों टोटल छात्र हैं मेरे पास 300। तो कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, पहले तबला बजाने वाले छात्र निकालेंगे, फिर बीड़ा बजाने वाले छात्र निकालेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, आप परसेंटेज को ही सीधे माइनस कर दें, फिर उतना ही परसेंटेज निकाल लें। तबला बजाने वाले हैं 29% और बीड़ा बजाने वाले हैं आपके पास 30%। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करूँ यही अंतर होगा, तो क्या 1% डिफरेंस आ रहा है, तो क्या 300 का मुझे 1% नहीं निकाला जाएगा, 300 का 1% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 3। तो 3 क्या होगा, इसका इफेक्टिव डिफरेंस होगा, और यही मेरा आंसर होगा। आपको वो नहीं करना है कि पहले 29% निकालेंगे फिर गुणा करेंगे, टाइम टेकिंग होगा फालतू का। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण ज्ञात करना है। तो देखो मैंने वही बताया आपको, वायलिन का कोण अगर निकालना है तो यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, आपको बेस कितना मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सेक्टर निकालना है तो आपको जहाँ परसेंटेज सॉल्व करने के लिए 100 से गुणा करते हैं वहाँ आपको 360 लेना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, वायलिन का आपको वो सेक्टर निकालना है। तो वायलिन 16% है, 16% है, तो 16% को मैं चेंज करूँगा तो 16/100 और इसको मैं 360 से कंपेयर करूँगा। देन मेरे पास आएगा ये, इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 16 36 इंटू 16 करेंगे, 16 छक्का 96, 9 16 तियाँ 48, 48 और 9 मेरे पास आ जाएगा 57/10 है। तो 57.6 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 57.6 डिग्री। तो आपको कभी भी सेक्टर निकालना तो आप क्या करेंगे, सीधे परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360 आप सेक्टर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक को 40 दिन लगते हैं। यदि 8 दिन में पूरी पुस्तक पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। तो दोस्तों अगर 7 पेज 40 दिन में पढ़े जा रहे हैं तो क्या पूरे इतने पेज होंगे उसके अंदर। इन पेजों को मुझे कितने दिन में पढ़ना है, क्या 8 दिन में पढ़ने की बात कर रहा है तो एक दिन में मैंने मान लिया x पेज पढ़ने होंगे। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व आउट करूँगा, 8 पंजे 40 तो x = 35 आ गया। क्या मुझे 35 दिन लगेंगे उन पेजों को पढ़ने के लिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो दोस्तों उसने कह दिया मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि मूलधन में 8,750 ही लूँ, मूलधन में कुछ भी ले सकता हूँ, जो आपका मन करे वो आप ले लो। तो मैंने मूलधन 1 रुपये ले लिया। अगर मैं मूलधन P 1 रुपये लेता हूँ तो मेरा जो ब्याज है दोस्तों, साधारण ब्याज है, वो मूलधन का 1 का 6/25 हो जाता है, मतलब 6/25 हो जाता है। तो अगर ब्याज 6/25 हो जाता है तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण मूलधन मतलब 1 गुणा दर 8, समय मुझको निकालना है अपॉन 100। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, तो T बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 3 वर्ष। अब यही स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले 8,750 का 6/25 निकालेंगे, फिर घूमते रहेंगे डिजिटल मतलब नंबर्स में। तो आपको ये चीज़ स्मार्ट अप्रोच ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कुछ चीज़ें सवाल के अंदर फालतू होती हैं, इररिलेवेंट होती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34, कह रहा है वो, यदि x² + y² = 25 है और y = 2x है, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो दोस्तों मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसमें रख दूंगा। तो x² + y की जगह 2x रखूँगा तो 2x का होल स्क्वायर का 4x² हो जाएगा = 25। तो यहाँ से हो गया 5x² = 25। अगर मैं यहाँ से x² निकालूंगा, स्क्वायर कर दूंगा बोथ द साइड, तो आ जाएगा ये 625 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 125 टाइम जाएगा। तो x बराबर मेरा आ जाएगा √125, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है। तो समय दे रखा है 1 घंटा और दूरी दे रखी है 12 सही 2/5, मतलब 12 पंजे 60 और 2 62/5 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। तो चाल निकालूं, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। तो दूरी मेरे पास में 62/5 है, समय 1 है, तो क्या चाल मेरे पास 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मुझे दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। तो चाल मेरे पास है 62/5 और समय है मेरे पास में 2 सही 3/4। इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसको मैं 11/4 लिखूँगा, 2 दूनी 4 गया,
2 से ये 31 टाइम गया और 11 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 एकम 11 हासिल 1 हो गया, 11 तियाँ 33 और 1 34 और नीचे 5 2 जा 10 हो गया और ये आ गया मेरे पास 334.1 किलोमीटर। ये मेरी फाइनल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 अनुपात दिया है, A अनुपात B दिया है 2:5 और B अनुपात C मुझको दिया है 3:4 और मुझसे पूछा A अनुपात C क्या होगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B कॉमन है, इधर B कॉमन है, लेकिन इसका अनुपात देखूँगा तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको मुझे बराबर करना है। तो सिंपल सा तरीका है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। तो मैंने देखा ये A है, ये B है और ये B है और ये C है। तो मैंने देखा यहाँ से A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा 6:15:20। अब मुझे क्या है, मुझसे पूछा है A अनुपात C क्या होगा, तो A अनुपात C आएगा दोस्तों 6:20 जो कि हो जाएगा 3:10। ऑप्शन नंबर मेरा B आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको रेशियो इक्विवेलेंट करने के लिए और ट्रिक भी बताते हैं, कोई नीड नहीं है 2 रेशियो के लिए ट्रिक करने की। अगला क्वेश्चन है 37, एक फिर पाई चार्ट है। अब आपको देखा इस पाई चार्ट के अंदर आपको जो डाटा दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है, तो आपको बेस कितना लेना है दोस्तों, 360 लेना है। तो मुझे दिया है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के बहानों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 1200 छात्रों का डाटा है तो 360 टोटल होगा, तो 360 की वैल्यू क्या 1200 दे रखी है मुझे और मुझसे पूछा है कार के द्वारा, तो कार के द्वारा क्या 150 आते हैं, 150 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो 360 की वैल्यू मेरे पास 1200 दे रखी है, तो 150 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1200 अपॉन 360 इंटू 150। जो निकालना होता है वो इधर गुणा में पहुंचता है और जो डाटा दे रखा होता है वो नीचे अपॉन में आ जाता है। इसको सॉल्व करूंगा, 12 तियाँ 36, 3 पंजे 15, मेरे पास आंसर आ जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38, कह रहा है यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो दोस्तों मुझे आंसर दे रखा है मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 12 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 25 भागों में काटना है तो 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो 25 चौका 100 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक भाग की लंबाई हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू दिया 1/3। आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू क्या होगा। तो दोस्तों एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व आउट करूँगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1 आएगा। और अगर मैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ये होगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ सीखेंगे कि कभी भी अगर एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो अगर मुझे माइनस का निकालना है जस्ट रिवर्स कर देना है, मतलब कोई भी एक चीज़ दे करके दूसरी चीज़ पूछना है तो मुझको जस्ट रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1/3, मुझे निकालना है माइनस दे रखा है प्लस निकालना है, तो क्या मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 1/3 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो 1/1/3 जो ऊपर जाकर के क्या बना देगा 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि 5x और 8x का HCF व LCM क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये होता है LCM इंटू HCF इजकल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल लिख देता हूँ मैं सिर्फ। तो संख्या मुझे दे रखी है दोस्तों 5x इंटू 8x, HCF दे रखा है मुझे 9 इंटू 360। सॉल्व आउट करूँगा इसको तो ये जाएगा, अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 से डिवाइड करूँगा 5
5 नेम 45, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो एक्स मेरा आ जाएगा 9। मुझसे पूछा है दोस्तों एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41, कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू -2 है और a माइनस बी इक्वल टू है मेरे पास में 12, मुझे दिया है a प्लस बी -2, a माइनस बी 12। कभी भी ऐसी इक्वेशन आया तो दोस्तों अगर मुझे ये वाला टर्म निकालना हो, अगर b निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और अगर मुझे a निकालना है तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सिर्फ यही फॉर्मेशन के लिए है कि एक प्लस में एक माइनस में हो। तो मुझे यहाँ b फाइंड आउट करना है, तो b की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -2, इसमें से 12 माइनस करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो -14/2 इक्वल टू आ जाएगा -7, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी की MRP 4750 है। MRP मतलब अंकित मूल्य कितना है, 4750, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा हो तो उसको कितना लाभ होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना आपको, छूट परसेंट जो दी जाती है वो हमेशा MRP पे दी जाती है दोस्तों। तो 4750 पे छूट दी जाती है कितने की, 12% की, कहने का मतलब वो 88% में बेची जाती है। तो मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 नेम 45 और कितना 25 बचा, यहाँ से 2 से 4 जाएगा, तो यह आ जाएगा 95 × 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 पंजे 20, 2 9 चौक 36, 5 और 20 कितना हो गया 6, 56 हो गया, 56 और 2 58, 5 बचा, 9 चौक 36 और 5 मेरे पास 41 हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो MRP के बाद 88% मतलब 12% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य आया दोस्तों 4180, लेकिन उसने कितने की बेची है, वो कितने में खरीदी, कितने की थी 3850 में। तो 3850 में खरीदी, कितने कम में खरीद ली, तो 3, और 41 में से 3 गया 3, तो 330 रुपये का उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम कि 4750 पे 12% की छूट दी थी, मतलब 88% में उसने बेची थी, तो मेरा विक्रय मूल्य आया 4180, लेकिन दुकानदार ने उसको 3850 में खरीदा तो उसने क्या 330 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। दोस्तों माध्य का मतलब होता है औसत, तो 4 का औसत है मेरे पास में 17.5। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो नया माध्य कितना होगा। उसमें कह रहा है कि 4 कोई प्रेक्षण है, कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनका औसत है 17.5। एक 5वां प्रेक्षण किया गया है उसका 20 आया है, तो अगर वो भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो फाइनल एवरेज क्या आ जाएगा। तो मुझे देखना है दोस्तों कि 4 का 17.5 है, अगर जो 5वां था अगर वो भी 17.5 का आता तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो कितना ज़्यादा आया, 2.5 ज़्यादा आया है। तो ये 2.5 क्या उन 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 5 में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। तो 0.5 पहले 17.5 था मेरे पास में, अब 0.5 बढ़ जाएगा, अब नया औसत मेरा क्या हो जाएगा 18। तो दोस्तों इस तरह से स्मार्ट अप्रोच हमको लगानी है ऐसे क्वेश्चनों में। तो हमारा सवाल नंबर 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम पर डे आपको सेट लेके आएंगे, नई अप्रोच सिखाएंगे, और यही अप्रोच आप हर एक क्वेश्चन में लगाइए, हर जगह लगेगी। ठीक है, तो इसी माइंडसेट से हमको एग्जाम देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे, कल मिलते हैं फिर तीसरे सेट के साथ। धन्यवाद।